जापान ने अपनी जो कार इंडस्ट्री कह लें या उसको बिल्कुल ऐसे कर दिया है कि आप कोई भी लग्जरी कार जो है ठीक। उसको, यानी आपकी एक एवरेज सैलरी भी है ना, वर्कर भी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं जापान में। अच्छा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, ई कॉमर्स पॉडकास्ट में मैं आपके साथ अरसलान चौहान। आज हमारी मेहमान शख्सियत सियालकोट की एक जानी पहचानी शख्सियत मलिक शहनाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। करीब 14 साल के अरसे से आप जापान में मुकीम हैं। जी जी वहाँ जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। जी। सियालकोट को अक्सर कमाऊ पूत कहा जाता है। सियालकोट में रहकर बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट करने के लिए जापान को क्यों चुना? इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक तो किस्मत भी होती है, क्योंकि जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें कह लें कि सेटल होना या वो चीज़ें करना। ठीक है। दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो ना वो थोड़ा मुश्किल कह लें आप, या क्योंकि और उधर एडजस्ट करना, लैंग्वेज का मसला, उसके बाद उनका जो रहन सहन है वो हमारे कह लें कि एक टोटली डिफरेंट है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, या वो टाइम की पाबंदी, जबकि हमारे इधर थोड़ा उतनी पाबंदी नहीं की जाती। तो इस लिहाज से वो किस्मत ने चांस दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको वेल किया। तो शुक्र अल्लाह का भी। 14 साल से जापान में जी कारोबार कर रहे हैं आप? बिल्कुल। इस दौरान आपने किसी दूसरे मुल्कों के साथ भी अटैच होने की? जी, मैं जो ना अपना मेरा दुबई में भी काम है और फ़िलिपाइन में, ठीक है। और अफ्रीका में मोज़म्बिक में जो ना वो डायरेक्ट तो नहीं करते, हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ या नहीं करते हैं। ठीक है जी सियालकोट के एक आम से गांव में आपने अपनी तालीम हासिल की। सियालकोट में सारी तालीम हासिल करने के बाद ये हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे जो तलबा हमारी तालीम हासिल कर रहे हैं उसके बाद उन्हें यहाँ पे काम करने के लिए अपनी फील्ड मुयसर नहीं आती। जी। आपका जापान जाने का जो फ़ैसला है ये प्री प्लान था या हादसाती तौर पर आप गए और फिर वहाँ जाके काम शुरू और ये हादसाती तौर पे आप कह सकते हैं इसको। किया? जी। तो दूसरा एक हमारा तो ये ईमान भी है कि जिधर अल्लाह पाक ने रिज़्क लिखा होता है या वो जो सिस्टम होता है, तो बस समझिए ये इसी तरह का एक मिक्सचर था, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अक्सर लोग यहाँ से मायूस होके जाते हैं बाहर कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर गए। जी आप पहले आपने बताया कि आप मोटरवे में थे जी जी या हाईवे डिपार्टमेंट में। जी जी बिल्कुल। फिर आप जापान गए। बिल्कुल। आपको पहले से श्योरिटी थी कि वहाँ मेरे लिए कुछ चांसेस हैं कि आपको 14 साल वहाँ जाके नए सिरे से सारी मेहनत करनी पड़ी और अपना बिजनेस? असल में मेरे जाने से कुछ अरसा पहले मेरे बड़े भाई मलिक इजाज़ अहमद, ठीक है। वो उधर गए थे, तो उन्होंने फिर जो ना वो यानी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी इजी हो गई। तो नई जगह पे जाने का ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपके उधर हैं कोई अपने सिलसिला है तो इजी हो जाता है, नहीं तो काफ़ी मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात आई, हमें भी आई काफ़ी सारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही नहीं, मैनेजेबल थी ये। तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाने का ख्वाब होता है हर छोटे मुल्क के नौजवानों का। जी बिल्कुल। जापान में बहुत सारे ममालिक के लोग आते हैं, इंडिया से, मिस्र से, चाइना से, जी और उनमें हमने अक्सर एक चीज़ नोट की है कि दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को जापान आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, तालीम के लिए अब भेजती है और जापानी हुकूमत के साथ बाकायदा मुआहदे करती है। जी क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी कोई ऐसा कदम उठाया? जी बिल्कुल। अपना ये हमारे होते हुए ही जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने एक जापान के साथ एग्रीमेंट किया था। यानी एक साल में उनके 45,000 जो आईटी के वर्कर्स हैं, ठीक है। वो जापान के साथ किया था कि वो जापान जाएंगे। ठीक है। तो एक बड़ा मतलब शोर मचा, मोदी साहब की बल्ले बल्ले भी हुई उनके अपने मुल्क में भी या अपना हमारे जैसे कंट्रीज़ में। तो बिल्कुल ऐसा एक एग्रीमेंट जो हुआ था हमारे एक प्राइम मिनिस्टर, मैं यानी ये पॉलिटिकल बेस पे नहीं ये एक बात कर रहा, यानी एक आपकी पर्सनल रियलिटी फैक्ट जो है ना ये नहीं मैं वो बयान कर रहा हूँ। उन्होंने 3 लाख बंदे का जो है ना वो एग्रीमेंट किया था जापान के साथ, यानी पाकिस्तान से
लेबर या वर्किंग या हर लिहाज से सारी। क्या वो सियासी शख्सियत पाकिस्तान की हुकूमत में इन्वॉल्व रही हैं तो आप ज़रूर उनका नाम भी ले सकते हो। उसमें इमरान खान साहब थे, फिर हमारे एक ओवरसीज़ थे, वो क्या नाम है, पीटीआई के मिनिस्टर थे, जुल्फ़ी साहब उनका नाम था। उन्होंने यानी एग्रीमेंट किया था। तो मैं इसमें जो है ना वो क्रेडिट लाजमी इमरान खान साहब को देना चाहूँगा कि जब मोदी साहब ने 45,000 बंदे का किया, ठीक है, एग्रीमेंट किया था जापान के साथ, तो उन्होंने बड़ा अपना एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया या वो चीज़ें मतलब बहुत उसको लाइमलाइट किया। लेकिन जब इन्होंने 3 लाख बंदे का किया तो इन्होंने इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया कि क्योंकि जापान के इंडिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है। तो इन्होंने मतलब उसको इस वजह से ओपन या बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया कि इंडिया फिर शोर मचाएगा कि हमारी इतनी लेबर है, आप उधर से क्यों ले रहे हैं, पार्टनर तो हमारे हैं। तो इन्होंने यानी पीटीआई की हुकूमत ने या इमरान खान साहब ने उसको बिल्कुल खुफिया रखा। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा यानी ओपन नहीं किया, थोड़ा बहुत तो जो एम्बेसी लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स होती थी। यकीन माने उस टाइम पे जापान में पाकिस्तान से लोग ऐसे गए हैं कि जैसे समझे कि इधर लाहौर से या सियालकोट से बंदा पेशावर जाता है बसों पे बैठ के। बहुत वीज़ा दिया इन्होंने। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम मिला, उसके फौरी बाद जो है ना वो कुछ महीने ही गुजरे तो कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो वो सब फ्लाइट्स हर चीज़ स्टॉप हो गई जिधर जिधर थी। तो ये मतलब ये वाकई ड्रीम था उस टाइम पे। बहुत ज़रूरतमंद लोग भी गए और बिल्कुल यकीन करें कि यानी सिर्फ एक टिकट के ऊपर गए थे या एक एप्लीकेशन जो उन्होंने लिखवाई थी 10-10 हज़ार रुपये की, वो कोई एजेंट मेरा हाल है सुना मैंने कि वो लिखते थे। ठीक है। तो वो जाके जमा करवाते थे, वीज़ा जो ना वो जापान का लग जाता था। तरक्की याफ्ता मुल्कों में शाहाना ज़िंदगी जी गुजारी जाती है और हर छोटे मुल्क के लोगों का ख्वाब भी होता है कि ऐसे मुल्कों में जाके हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। जी, कितना ख्वाब है, कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है इस बात में, और स्पेशली हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। या वो एक फिर मैं इसको स्पेसिफाई जापान के साथ करूँगा कि लोग दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत यानी जापान को क्यों इतना यानी ड्रीम वो चीज़ देखते हैं। ठीक है। जापान ने अपनी जो यानी कार इंडस्ट्री कह लें या उसको बिल्कुल ऐसे कर दिया है कि आप कोई भी लग्जरी कार जो है ठीक है। उसको यानी आपकी एक एवरेज सैलरी भी है ना, वर्कर भी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं जापान में। अच्छा। बिल्कुल इधर यानी हमारे जो गाड़ियाँ वो मिलती हैं या वो चीज़ होती है वो भी इतनी अप्रोच से बाहर होती हैं कि वो बंदा मेरा हाल है कि सारी उम्र जो ना इधर जॉब करता है या वो चीज़ करता है तो फिर जाके कोई गाड़ी ख़रीदने के काबिल होता। तो उधर इसलिए उसको ज़्यादा, क्योंकि हमारे फिर इधर वो एक कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा कह लें पाया जाता है गाड़ियों का, तो वो चीज़ जब वो एक बिल्कुल ईजी तरीके से मिलती है तो उसको फिर डेफिनेटली हर बंदा एंजॉय करता है या वो चीज़ एक अपने मुल्क में किसी काम को ज़ीरो से शुरू करना हो, एक खासी मेहनत चाहिए। जी। एक पराए मुल्क के अंदर जब कोई बंदा अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करता है, उसको किन किन मुसीबतों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, कंपनी रजिस्ट्रेशंस आ जाती हैं, जी। फिर उसमें पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं। जी जी। आपको भी शुरू में ये सारा कुछ फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल। ये देखें जापान में जो ना वो जैपनीज़ ज़्यादा चलती है यानी बोली जाती है ज़ुबान, तो ज़ुबान के बगैर तो आप भी समझते हैं कि आप कैसे डीलिंग करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे या वो चीज़ों को कैसे अपना हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक उधर प्रॉब्लम मतलब हर एक के लिए आता है वो होता है ज़ुबान का। इंग्लिश वो बोलते नहीं हैं बिल्कुल, तो बेसिक ये चीज़ होती है। फिर आगे फिर उनके प्रोसीजर्स होते हैं वो समझ। मैंने ये सुना है कि जापान में इंग्लिश बोलने वाले को नफ़रत की निगाह से देखा जाता है और वो अपनी ज़ुबान को बड़ी अहमियत देते हैं। ये सारी तजारत इसी ज़ुबान में हो, ज़रिया तलीम। जी 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 बिल्कुल। नफ़रत इस तरह कह सकते हैं कि मतलब वो उनको आती भी वो बोलेंगे नहीं, वो शो ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो इंग्लिश बोलने वाले बंदे को बड़ा ज़हीन समझा जाता है, बड़े लिखे क्यों नहीं की इलामत है। बिल्कुल। ये कंट्री की जो है ना वो कह लें कि उसकी एक डेवलपमेंट के ऊपर भी होता है या उनके एक हमारा तो एक एहसास कमतरी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है उन कौमों में, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हुए हैं।
ठीक है। जी। जापान में भी ये हमारे जैसे जो हमारे इलाकाई कल्चरल चीज़ें होती हैं जिसमें ज़ात पात जी जी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, यहाँ जी किसी आला ज़ात से हैं, दर्जाबंदी हुई है ज़ात जी जी की। जी बिल्कुल। जापान को आपने बेहैसियत एक कौम के मुत्तहिद देखा कि वो भी इन चीज़ों में बटे हुए हैं, और क्या आप समझते हैं कि उनकी तरक्की में ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित हुई है? मैं इस चीज़ को ऐसे जो है ना वो बयान करूँगा कि जापान में आप यानी किसी भी कोने पे चले जाएं, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट या वेस्ट टू साउथ, जो भी यानी देख ले उधर आपको एक जैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। उधर ये नहीं होगा कि ये जो है ना वो यानी फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी से है ठीक है। या ये अपना इसका ये उस मेयर का इलाका है तो इसको ज़्यादा डेवलप करेंगे, या हर फैसिलिटी आपको भी जो मिलेगी वही उनके प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ें होंगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मतलब, और तकरीबन सबकी सेम चीज़ें हैं। ज़ात पात का उधर तो मैंने कोई ऐसा सच नहीं देखा। एक बड़ा अहम सवाल, शायद जिसका जवाब सुनकर सुनने वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये बताइए कि सियालकोट में एक सनती शहर है, जी तजारत के तमाम ज़राए यहाँ पे दस्तयाब है, इवन टेक्निकल कोर्सेज़ की सूरत में बहुत सारे अदारे भी अपना काम कर रहे हैं। जी यह कौन सी ऐसी कमी है कि यहाँ के लोगों को अपना कारोबार बाहर दुनिया में फैलाने के लिए यहाँ की सहूलियात कम पड़ रही हैं और उन्हें बाहर जाने के ख्वाब देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। इसके लिए फैसिलिटेट करना डेफिनेटली जो है ना वो किसी भी नए बिजनेसमैन को या मतलब इवन पुराने बिजनेसमैन को, ठीक है। उसको फैसिलिटेट करती है वहाँ की गवर्नमेंट। ठीक है। वो उनके साथ एग्रीमेंट्स करते हैं नेक्स्ट कंट्री के साथ, या मतलब उनको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जापान में हमारा जो पाकिस्तानी आम है ना, ठीक है। ये एक बादशाह यानी समझा जाता है टेस्ट के लिहाज से, या अपने एक मुनफरिद समझा जाता है। मैंने शुरू के 10 साल जो है ना जापान में कुछ भी पाकिस्तान की नहीं देखी, कोई प्रोडक्ट कुछ भी, इंक्लूडिंग जो आम है। तो ये जब इमरान खान साहब आए थे हुकूमत में, इन्होंने कुछ इनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए, तो वो अब जो है ना वो हर साल आम जापान में जाता है ठीक है। पाकिस्तान से। अब आप इस चीज़ को सुन के हैरान होंगे कि कीमत में कितना फ़र्क है। यानी हमारे उधर अमेरिकन स्टोर्स हैं जापान में, कोस्टको के नाम से, ठीक है। उसमें यानी ये सेल होते हैं सबसे बड़े स्टोर में, कह सकते हैं आप, जो जापान का सबसे बड़े चेन होती है स्टोर्स हैं उनमें। तो 1.8 किलोग्राम जो यानी 2.25 किलो लगा लें आम, जापानी 2000 येन के, पाकिस्तानी तकरीबन 3700 रुपये के, दो यानी 2.25 किलो आम। तो इधर जो मिलते हैं मेरा हाल है वो तकरीबन 200 रुपये किलो हैं या 400। तो इतना डिफरेंस होता है। अगर हम इनको फैसिलिटेट करें तो लोग यही कमाएंगे। सर मज़ीद आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। जी जी हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि सेल्फ डेवलपमेंट हो जाए, जी अपनी ज़ात की तरक्की सबको मकसूद होती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो मुआशरा जहाँ से हमारी परवरिश हुई है, हम परवान चढ़े हैं, ऊपर उठे हैं, अक्सर लोग अपना बैकग्राउंड भूल जाते हैं। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक कैंपेन वायरल हुई है, जी आपने जापान में जाने के बाद वहाँ पर बैठकर अपने गांव में सफाई के निज़ाम को बेहतर करने के लिए नौजवानों को जो मोटिवेट किया ना, जी। उसके पीछे एक तो आपका जज्बा क्या था, आपने क्यों ये कैंपेन चलाई, दूसरा आपने उसको कामयाबी तक भी लेकर गए, जी जी उसमें आपकी ज़ाती ख्वाहिश शामिल थी या कहाँ से वो आप जापानियों से मुतासर होने के बाद आपने पाकिस्तानियों को इस तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की? देखिए, ये सबसे पहले तो चीज़ होती है कि आपके अंदर ये जज्बा पाया जाना चाहिए या हो तो फिर ही आप कोई स्टेप उठा सकते हैं। तो हमारे वालिद साहब थे अपना अली अहमद अवान, नंबरदार भी थे गांव के, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। ठीक है। तो अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने मतलब इसी तरह वक्फ की। तो मैं एक दफ़ा अपना जापान में ऐसे यानी ऑफिस जा रहा था, तो मैंने वो नोट किया कि यार मैंने इधर कभी जो है ना वो सफाई नहीं करते किसी को नहीं देखा। यानी गाड़ियाँ जैसे हमारे इधर लगी होती हैं पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, तो ये क्या वजह, मतलब सफाई करते भी नहीं है, लेकिन सफाई ऐसे है कि कभी एक शॉपर भी नज़र नहीं आया हमें। जापानियों ने ना सफाई का जो ना बड़ा ज़बरदस्त एक उन्होंने
वो निकाल लिया, हल निकाल लिया। ठीक है। वो हल उन्होंने ये निकाला है कि वो कहते हैं कि हमने सफाई का हल ये निकाला है कि गंद ही ना डालो। यानी वो अगर गंद डालेंगे तो सफाई करेंगे ना। ठीक है। तो उस चीज़ में जो है ना वो मसलन उनकी परवरिश या उनका एक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ वो आपने ये अपना सोशल मीडिया पे भी वो देखी होगी सफाई कैंपेन की, काफ़ी उसको पजीराई भी अल्हम्दुलिल्लाह मिली, लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी। तो मकसद तो यही था कि वो जब सफाई देखी या वो चीज़ें देखी तो सोचा यही था कि यार अगर इधर हो सकती है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती। ठीक है। तो उसको एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये एक इनिशिएटिव लिया, इसको मतलब आगे प्लान किया, काफ़ी उसमें हमें कामयाबी भी मिली। लेकिन उसमें फिर मैं आगे एक बार बार चीज़ वही आ जाती है कि सफाई तो हम कर लेते हैं, हम मतलब उसमें जो कूड़ा करकट होता है उसको उठा भी लेते हैं, यानी हमारी जो टीमें लगी होती हैं। अब हमारे आगे उसको यानी यूज़ करने का जो वो कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। अब जापान में या मतलब किसी भी डेवलप कंट्री में उनके वो रिसाइकल सेंटर बने होते हैं, वो कचरे से जो ना वो बहुत कुछ बना रहे हैं, बना रहे होते हैं। अब हम उठाएंगे फिर फेंकेंगे किधर? वो उठा तो लिया, फिर फेंकेंगे किधर? तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे बहुत कुछ वो बना रहे हैं लोग, उनसे फ़ायदा उठाएं, उनसे मतलब रहनुमाई लें कि क्या हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ उठाना ही तो मकसद नहीं ना, उसको आगे भी तो कहीं लगाना है ना। एक जगह से उठाएंगे दूसरी जगह फेंक देंगे, दूसरी से उठाएंगे तीसरी जगह फेंक देंगे, ये कोई हाल नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट जो है ना वो सारी जो भी कोई मुतलका होता है उनसे ये दरख्वास्त है कि इसका प्रॉपर जो ना वो कोई सिस्टम बनाया जाए जैसे दूसरी दुनिया में होता है, रिसाइकलिंग की जाए, इससे बहुत चीज़ें बनती हैं। तो आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, अली अहमद अवान जी, रिसेंटली सुनने में आया कि आपने उनके नाम से AAA ग्रुप के नाम से एक NGO, एक सोशल वर्क करने वाली तंजीम बनाई है। जी बिल्कुल। सियालकोट कचहरी में आपका दफ्तर है, चैम्बर है बिल्कुल। किस मकसद के लिए आपने? जी हमने जो है ना वो सियालकोट कचहरी DPO ऑफिस के सामने जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम है, दफ्तर बनाया हुआ है। तो उसमें बना के हमारे अपना मलिक फ़रूख अब्बास अवान साहब जो है वो उसको हेड कर रहे हैं। तो यंग टीम, यंग लॉयर्स की जो टीम है वो उधर बैठती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको सिर्फ यही बोला हुआ है कि ऑफिस भी यूज़ करें, हर चीज़ मतलब करें, लेकिन कोई भी अगर कोई ज़रूरतमंद आता है, ठीक है, तो उसको अल्लाह के रज़ा के लिए एक तो उसका फ्री काम करें, बल्कि हो सके तो खुद अपने जो आप कर सकते हैं वो उसके लिए करें, और जो मतलब हमारी ज़रूरत है वो हमें बताएं। तो क्योंकि आपको पता है इधर हमारे इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है, नो डाउट। तो कोई नॉर्मल अगर कोई फैमिली है, मिडल क्लास है या लोअर क्लास है, उसमें से किसी को कोई मसला बन जाता है तो वो बेचारे उनके घर भी बिक जाते हैं, या मतलब अपना हक लेने के लिए। ठीक है। तो कोशिश यही की है कि जो हम कर सकते हैं वो अपना बेस्ट दें। सर, दो किस्म के माइंडसेट पाए जाते हैं जी पाकिस्तान से। जब लोग बाहर के मुल्कों में शिफ्ट होते हैं, वहाँ जाके जब वो तरक्की कर लेते हैं, जी सर मैंने देखा कि वो अपने मुल्क की तनज़ली को बाहर की मुल्कों की तरक्की के साथ कंपेयर करते हैं जी जी और पीछे बड़ा गलीज़ किस्म का क्रिटिसिज्म भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन शुरू में शायद आपको भी ये ख्याल आया होगा, लेकिन आपने बजाय क्रिटिसिज्म करने के अपने मुल्क की जहाँ तक आपसे मुमकिन कोशिश हो सकी जी फ़ायदे के लिए सोचा कि मैं बहुत सारे एरियाज़ में तो नहीं काम कर सकता, बिल्कुल लेकिन जहाँ तक मेरी अप्रोच है, मेरी रसाई है, मैं उनको बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट ये एक बड़ा अहम सवाल जो आजकल सर उठा रहा है, जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं उनके लिए करने को सिर्फ मजदूरी रह जाती है। जी जी आप क्या समझते हैं कि आजकल के तरीम याफ्ता बच्चे हैं, जब वो दीगर मुल्कों में ख़ासतौर पर जापान की तरफ रुख है सब, वो जब वहाँ जाए तो वो पाकिस्तान से कौन सी तलीम और स्किल्स लेकर आए जो उन्हें बाहर इब्तदाई तौर पर कोई इतनी ज़्यादा हवाई के मरहले ना काटने पड़े? बहुत ज़बरदस्त। इसके लिए जो सबसे जो बेस्ट मैं यानी बोलूँगा, अब IT का दौर आ, बिल्कुल, यानी इस टाइम पे भी मौजूदा और आने वाला दौर, यानी हर चीज़ डिजिटल हो रही है। बिल्कुल। तो सबसे बेसिक जो है ना वो मेरे ख्याल में IT के ऊपर हमारी हुकूमतों को भी अदारे मुहैया करने चाहिए उस लेवल के, कि ताकि
जब बाहर जाएं तो उनके मेयार के मुताबिक पूरा उतर सकें। ठीक है। तो और वो फिर दूसरों के लिए ना वो मतलब आसानी होती है कि यार ये हमारे पास स्टाफ आया था, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कॉम्पिटेंट जो है ना ये लोग हैं, सही। तो वो फिर पीछे यानी वो चीज़ हो जाती है। तो जितनी हमारे पास यंग जनरेशन है या वो मतलब एक वो इतनी नहीं है, मतलब जापान की अगर हम बात करें तो उधर यंग बहुत कम है, ठीक। बूढ़े मिलते हैं उधर मतलब बहुत ज़्यादा। उनकी ओल्ड जो है ना वो शादियाँ आगे कम करते हैं, बच्चे कम करते हैं, वो मतलब एक सिस्टम उनका। तो इससे तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आईटी हमारे पास इतना वसी फील्ड है कि बहुत ज़्यादा जो ना सिर्फ जापान में, अभी तो पीछे ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने मतलब बेशुमार वीज़े दिए आईटी में, स्टडी वीज़े। तो यही अगर अदारे हमारे इधर होते हैं तो सीख के बाहर जाएं या मतलब अपने मुल्क में करें या आगे करें तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप पहले गुफ्तगू में बता रहे थे कि जापानियों की उम्रें बड़ी तवील होती हैं। जी जी। ज़िंदगी जीने की क्या तरतीब है उनकी? ज़िंदगी जीने की तरतीब समझें कि सिर्फ कलमा नहीं है, बाकी सारे इस्लामिक रूल्स हैं उनके। वाह। यानी रात को अपना जापानी जो है ना वो कह लें कि 8-9 बजे तक आपको बहुत यानी ना होने के बराबर जापानी जागते नज़र आएंगे। ठीक है। और सुबह जब सूरज चढ़ेगा तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। कोई मतलब अपने घर में अगर कोई काम जॉब नहीं भी करते तो अपने घर में पौधे लगा लेंगे, जानवर रखेंगे, एक्टिव रखेंगे अपने आप को। तो वो एक्टिव मतलब रहते हैं हर वक्त। फिर उनकी खुराक जो है ना उधर मिलावट नहीं है, जिस वजह से उनकी मेरा ख्याल है कि ये भी एक फैक्टर है कि एजेस जो ज़्यादा होती हैं तो झूठ नहीं बोलते, तो धोखा फ्रॉड उस तरह से वो चीज़ें उनसे बचे। चीज़ें उनके निसाब में, उनकी तलीम में शुरू दिन से बच्चों को सिखाई जाती हैं या फिर इसके पीछे उनका मज़हब या बिलीफ सिस्टम का? नहीं, मज़हब का वो मैं नहीं समझता उनका कोई ऐसा अमल दखल है। हाँ, लेकिन वो अपने बच्चे को जो है ना वो स्कूल के बच्चों को तकरीबन 8 साल की एज तक ठीक है। वो स्टडी वाली जो है ना वो नहीं करवाते। ठीक है। वो उनको सिर्फ मेनली तरबियत पे फोकस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी मतलब जापान में आप जाएं तो वो यानी ना सिर्फ स्कूल में, वो एक लाइन में फिर उनको बाहर रोड्स के ऊपर भी ले जाते हैं। उनको फिर बताते हैं कि सिग्नल अगर बंद है तो कैसे रुक के वेट करना है हमारा ग्रीन सिग्नल होने का, तो क्रॉस कैसे करना है। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मतलब ऐसे फिर हाथ खड़ा करके जा रहे होते हैं कि मतलब दूर से पता चले कि बच्चा गुजर रहा है। तो गाड़ियों वाले भी उनकी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खड़े हो जाते हैं गुजरने के लिए। तो वो यदि कह लें कि 8 साल तक जो है ना वो सिर्फ तरबियत करते हैं उनकी, उसके बाद फिर तालीम और तरबियत फिर वो सारी चलती रहती है। यही ख्याल है हमारा कि एजुकेशन जो है वो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करती है, ज़िंदगी के चैलेंजेस से निपटने के लिए आपके अंदर एक वो शऊर पैदा करती है। लेकिन शायद हमारे यहाँ पे ये समझ लिया गया है कि सिर्फ एक सालाना इम्तिहान को पास कर लेने का नाम एजुकेशन है। जी, जबकि आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे कि हम जिस सब्जेक्ट की तालीम हासिल करते हैं लेकिन उसके साथ और बड़े सारे लवाजमात हैं जो आगे ज़िंदगी में हमारे काम आते हैं। बिल्कुल। हमारे सियालकोट के वो नौजवान जो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करते हैं लेकिन उसके बाद अपनी फील्ड का नॉलेज उनके पास नहीं होता, वही 4 साल डिग्री लेने के बाद मार्केट में आके छोटे छोटे डिप्लोमास करके नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप उनको किस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अगर वो अपनी सोसाइटी के लिए या बाहर के मुल्कों में भी आकर अगर वो काम करना चाहते हैं तो अपने आप को अपने जहनी तौर पर तलीमी एतबार से किस तरह से तैयार करें? सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि नाउमीदी जो है ना वो गुनाह है। नो डाउट, बिना शुक्र। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल सिस्टम है ज़ाहिर है हमने उसी को ही फ़िलहाल लेके चलना है, ठीक है। जिस तरह का भी है, तबाशुदा है या मतलब अच्छा है बुरा जो भी है। तो उसके लिहाज से पहले जो हमने बात की कि आईटी के शोबे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे स्कूलों में या हमारी उन चीज़ों में सबसे पहले जो ना वो तरबियत का जो ना वो अमल दखल बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि हम तालीम तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उन लोगों में बिल्कुल वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो वाइब्स नहीं आती कि ये मतलब इनका लेवल भी उस तरह का होना चाहिए। तो देखते हम हमारा जो माशरती शऊर है, एक पसमानदा शख्स जिसने तालीम हासिल नहीं की और एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, दोनों का सेंस जो है सोशल डीलिंग्स का हमें सेम ही नज़र आता है। सेम ही नज़र आता है, बल्कि उसका थोड़ा सा वो कह लें थोड़ा मज़ीद अगर बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है और उसको वो अपना एक लेवल शो करवा रहा होता है
कि यानी ये मेरा एक वो यानी बर्तरी आप हाँ बिल्कुल शो करने की कोशिश कर। माशाल्लाह आप कारोबारी दुनिया में भी कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं। जी कभी आपके दिल में भी थोड़ा बहुत आया हो एहसास बर्तरी, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, दूसरों से डिफरेंट होने का खुमार? लगता नहीं वैसे आप। मैं वो चीज़ें बताता हूँ आपको। हमने यानी AAA फोरम से जो है ना, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दरवाज़ा हर टाइम खुला होता है किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, और वो सारा यानी खुफिया होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जैसे ये मतलब रमज़ान आता है या उसमें हमारा वो चीज़ें चलती हैं राशन वगैरह ये वो, तो खुफिया इस तरह होता है कि हमने यानी ऐलान किया हुआ है कि हमारा गांव या हमारे इर्द गिर्द के जितने गांव हैं, अगर किसी की बेटी की शादी है, कोई मतलब जहेज़ है या कुछ भी उसके सिस्टम है, तो वो इंशाल्लाह हमें खुफिया तौर पे जो ना वो हमने अपने नंबर वगैरह दिए हुए हैं, सारा कुछ सोशल मीडिया पे भी है, तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम जिस काबिल होंगे इंशाल्लाह उसका वो काम करेंगे। उस तरह एक बड़ा ज़ाती सा सवाल मैं आपसे जी करना चाहूँगा। कामयाबी को लेकर हर बंदे की अपनी ज़ाती सोच होती है। बल्कि को लगता है कि अपने कदमों पे खड़े हो जाने का नाम कामयाबी है। बाज़ लोग समझते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में, सफ़र में हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अजीज़, दोस्त, रिश्तेदार अभी हमसे पीछे हैं। उनको इंतज़ार करके अपने साथ मिलाना, बस समझते हैं कि अगर मैं किसी के काम आ गया तो ये शायद सबसे बड़ी कामयाबी है। आप कामयाबी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? कामयाबी का जो है ना वो, इसकी कोई भी मेरे ख्याल में महसूस डेफिनेशन या इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हर बंदा अपने लिहाज से इसको डिफ़ाइन कर सकता है या अपना ओपिनियन रखता है। तो इसके मुख्तलिफ यानी वो चीज़ें, मेरे जो एक वो नईम बुखारी साहब हैं, एक उनका मैं एक दफ़ा इंटरव्यू देख रहा था, थोड़ा सा क्लिप देखा था, तो मुझे बड़ी उनकी वो चीज़ जो है ना वो टच की कि उनसे सवाल हुआ कि आपके ख्याल में कामयाबी क्या है। ठीक। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी वजह से दुनिया में कोई एक इंसान अच्छी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है, तो आप एक कामयाब इंसान है। वाह, वाह। तो उस चीज़ से अपना अगर देखें तो ये मेरे ख्याल में एक बेस्ट है कि जो आप दे सकते हैं अपने मतलब साथ वालों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, या वो चीज़, तो ये मेरे ख्याल में कामयाबी की बेस्ट डेफिनेशन है। एक ज़ाती अब सेल्फिश सी डिमांड मैं भी करना चाहूँगा। जी जी। हमारे पास आप तशरीफ़ लाए, अपने बड़े ही कीमती टाइम में, महदूद टाइम में आपने वक्त निकाला और हमें एजाज़ बख्शा। हमारे अदारे के माहौल को देखकर, हमारे यहाँ तरीमी सरगर्मियाँ देखने के बाद, जी जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा, बहुत वेल मैनेज्ड माशाल्लाह। तो स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव था, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह ये कि बड़ी अच्छी जो ना वाइब्स आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक स्टैंडर्ड की जो होती है ना। जी जी। दोस्तों, ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र और उसके साथ जुड़ी दास्तानें आप तक पहुँचती रहेंगी। इजाज़त दीजिए।